हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम वी। दिस इज हिमानी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपसे नाबार्ड में पिछले या उससे पहले जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको ही हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आप लोगों की नाबार्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं दैट आर फ्रॉम एआरडी सेक्शन, एंड एआरडी में भी कुछ स्पेसिफिक सेक्शन है दैट इज योर प्लांट न्यूट्रिशन, और कुछ जो फॉरेस्ट्री मिसलिनियस जो आपके टॉपिक्स हैं फॉरेस्ट्री के उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये क्वेश्चन है आपका प्लांट न्यूट्रिशन का, एंड दैट question was asked in NABARD 2018 एग्जाम। ओके, सो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रेंट। इस क्वेश्चन को आप 100% अटेम्प्ट कर लेंगे अगर आप जानेंगे क्या जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, हम डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली जो न्यूट्रेंट्स है वो किस में डिवाइडेड हैं दैट आर इन माइक्रो न्यूट्रेंट एंड मैक्रो न्यूट्रेंट। ओके, सो माइक्रो एंड मैक्रो, एज द नेम सजेस्ट, मैक्रो मींस जिनको प्लांट में रिक्वायरमेंट है इन लार्जर अमाउंट, वेयर एज माइक्रो रिप्रेजेंट्स द न्यूट्रेंट विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन लेसर अमाउंट। ओके, सो बेसिकली जो आपके मैक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं दैट आर CHO, NPK, CA, MgS। ओके, सो बेसिकली ये जो आपके 9 न्यूट्रेंट्स है दैट कम्स अंडर योर मैक्रो न्यूट्रेंट। ओके, ये आपके मैक्रो न्यूट्रेंट के अंडर आते हैं। उसमें से भी जो आपके ये 3 होते हैं ये मिनरल की कैटेगरी में नहीं आते। इनका जो सोर्स होता है वो बेसिकली मिनरल नहीं होता है। बाकी जो आपके 17 में से जो आपके 14 एलिमेंट्स होते हैं दे कम अंडर योर मिनरल न्यूट्रेंट्स। ओके, और इनको आप क्या कहते हैं, ये मिनरल की कैटेगरी में नहीं आते हैं क्योंकि एसिड इनका जो सोर्स होता है वो मिनरल सोर्स नहीं होता है। अब आपके माइक्रो न्यूट्रेंट्स कौन से होते हैं Fe, Mn, कॉपर, जिंक, B, MO, Cl, Ni। ओके, सो बेसिकली ये आपके जो 8 न्यूट्रेंट हैं दैट कम्स अंडर योर माइक्रो न्यूट्रेंट, और बाकी जो आपके नॉन न्यूट्रेंट होते हैं वो आते हैं आपके किनमें, मैक्रो न्यूट्रेंट में, जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट को लार्जर क्वांटिटी में होती है। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक सा कंसेप्ट है किसका, न्यूट्रेंट के क्लासिफिकेशन का। ओके, फिर आपके जो न्यूट्रेंट होते हैं वो कुछ बेनिफिशियल न्यूट्रेंट होते हैं जो प्लांट को इन सम वे और अनदर बेनिफिशियल इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे सिलिकॉन होता है वो राइस में बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो ऐसे ही फिर आपके जो न्यूट्रेंट होते हैं कुछ आपके क्वासी-एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, तो उनका न्यूट्रेंट का फर्दर कुछ क्लासिफिकेशन है। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तो इतनी नॉलेज आपकी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मोर देन इनफ है। अगर आपसे पूछा जाए इस बार, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि इनमें से आपको मैक्रो न्यूट्रेंट आइडेंटिफाई करना है तो आई होप आप इजीली इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके, आपको पता है ये पूछा गया है माइक्रो न्यूट्रेंट। ओके, फिर मैं आपको माइक्रो न्यूट्रेंट के एक और फैक्ट बताऊंगी। ओके, सो बेसिकली जो माइक्रो न्यूट्रेंट है वो प्लांट को लेसर क्वांटिटी में चाहिए। ओके, तो इनमें से नाइट्रोजन, NPK, आपको पता है ये प्लांट के लिए क्या होते हैं, मेजर न्यूट्रेंट एलिमेंट होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली चाहिए। ठीक है, ये बहुत एसेंशियल है। कैल्शियम भी आपने पढ़ा कि मैक्रो एलिमेंट्स में, सो आपका कौन सा बच गया, आयन। ठीक है, सो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज आयन। ओके, अगर मैं आपसे पूछती, मैं आपको एग्जांपल देती Fe, Mn, कॉपर, जिंक और यहाँ पर दे लेती नाइट्रोजन, और आपसे पूछा जाता है कि मैक्रो न्यूट्रेंट आपने आइडेंटिफाई करना है, ऑब्वियसली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे दैट इज नाइट्रोजन। अब मैं जो आपको दूसरा माइक्रो न्यूट्रेंट का फैक्ट बताने वाली थी तो दैट इज फ्रॉम योर एनालिसिस पार्ट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया कि माइक्रो न्यूट्रेंट को हम कैसे एनालाइज करते हैं तो उसके लिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज AAS। ओके, तो AAS से हम क्या करते हैं, इस न्यूट्रेंट को, इन माइक्रो न्यूट्रेंट को एनालाइज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। ठीक है, तो जो सॉइल साइंस होता है ना, तो सॉइल साइंस में या तो आपसे क्या पर्टिकुलरली कुछ डेफिनेशंस होंगी, वो डेफिनेशंस आपको दे देगा, लाइक योर पीडोलॉजी, डेफोलॉजी, है ना। तो ये भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो पीडोलॉजी होता है, पीडोलॉजी अगर आप सॉइल को एज पर द एस्पेक्ट ऑफ ऑरिजिन एंड क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं तो दैट कम्स अंडर योर पीडोलॉजी। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करेंगे सॉइल की स्टडी आप कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ
प्लांट्स, तो उसे आप कहेंगे इडेफोलॉजी, ठीक है। तो अगर आपसे पीडोलॉजी इडेफोलॉजी आया तो आई एम श्योर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। सेकंड चीज जो आपसे पूछी जाती है दैट इज फ्रॉम प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन का हमने एक बेसिक कंसेप्ट जो है अभी देख लिया है। आगे अगर डिफिशियंसी होगी तो हम उसे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, फर्दर कमिंग क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे। थर्ड इज फ्रॉम योर प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, ठीक है। तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो बेसिकली इस क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि पीएच फॉर एल्कलाइन सॉइल। ये सारे वो क्वेश्चन है जो नाबार्ड ने पूछे हैं आपसे, ठीक है। तो पीएच फॉर एल्कलाइन सॉइल इज, आपको पता है पीएच मीटर में जो स्केल होता है दैट इज 7। ये हो गया आपका एसिडिक कंडीशन, ये हो गया आपका एल्कलाइन या बेसिक कंडीशन, आप इसे कह सकते हैं, ओके। इसके बाद मैं आपको कुछ जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है उसका कंसेप्ट भी बताऊंगी, ओके। तो बेसिकली ये 7 हो गया, ये हो गया आपका न्यूट्रल पीएच, ओके। एसिडिक पीएच मतलब 7 से कम, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन तो आप, ये दो ऑप्शन तो आपके गलत हो गए, ठीक है। 7 पीएच में हो गया आपका न्यूट्रल पीएच। तो जो आपका एल्कलाइन सॉइल का पीएच हो जाएगा दैट इज मोर देन 8.5, ओके। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट आर प्रॉब्लमेटिक सॉइल में, एक होता है आपका सलाइन सॉइल, एक होता है आपका एल्कलाइन सॉइल, एक होता है आपका सलाइन एल्कलाइन सॉइल, ओके। अब देखिए जो सलाइन सॉइल होता है ना, इसमें जो ईसी है, अब आपको नाम से पता चल रहा होगा सलाइन सॉइल है, तो इसका जो ईसी होता है ना, क्योंकि ये सॉल्ट वाली कंडीशन है, सॉल्ट आपको पता है कि सॉल्ट क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को प्रमोट करता है। तो यहाँ पर जो ईसी होगा दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये कितना होगा, मोर देन 4 डेसीसाइमन पर मीटर, ओके। लेकिन जो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पीएच आपका 8.5 से लेस होगा, ओके। एंड जो आपका ईएसपी भी होगा, ये पीएच क्या होगा, 8.5 से लेस होगा, और जो आपका ईएसपी भी है ये भी आपका क्या होगा, 15 से कम होगा। ये है आपका एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ये 15 से कम होगा। वेरएस अगर आप बात करेंगे एल्कलाइन कंडीशन की, तो इसमें जो एल्कलाइन नाम से पता चल रहा है तो दैट इज सोडियम ईएसपी क्या होगा, यहाँ पर 15 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी सॉइल जिसमें ईएसपी क्या है 15 से ज्यादा है, तो वो कौन सी सॉइल होगी, दैट इज एल्कलाइन सॉइल। अगर हम बात करें सलाइन एल्कलाइन की, सलाइन एल्कलाइन मींस दोनों कंडीशन प्रिवेल करेंगी, सैलिनिटी की भी और एल्कलिनिटी भी। तो सैलिनिटी की कंडीशन क्या थी, दैट इज मोर देन, जो आपका ईसी था वो कितना होना चाहिए, मोर देन 4, ठीक है। और जो आपका ईएसपी होना चाहिए ये भी मोर देन 15 होना चाहिए। तो आपने एक क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स आप कहते हैं, ठीक है, या अलाइड फील्ड्स जिन्हें हम कहते हैं। तो एग्रीकल्चर के साथ जो इसके अलाइड फील्ड्स होते हैं दैट आर हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, ये सब क्या होती हैं, इसकी अलाइड ब्रांचेस होती हैं। तो आपने पहचानना है कि इनमें से कौन सी जो है एग्रीकल्चर की ब्रांच नहीं है। फर्स्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं एज इन कंसेप्ट विद, जो आप किस में आता है ये, दैट इज केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब एग्रीकल्चर की ब्रांच होती है, ओके। एग्रोनॉमी, ये आपको पता है कि कोर ब्रांच है एग्रीकल्चर की। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस अगर आप बात करेंगे तो दैट इज, ये तो बहुत इसेंशियल ब्रांच है। हॉर्टिकल्चर वो ब्रांच है जिसमें आप क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को स्टडी करते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इंक्लूड योर फ्रूट, वेजिटेबल, मेडिसिनल, एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, और जो आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं इन सबको आप स्टडी करते हैं, दैट came into horticulture, okay. Next is your agriculture engineering. एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वो ब्रांच है एग्रीकल्चर की जिसमें आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर मशीनरी और इंप्लीमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो मशीनरी लाइक योर प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट, सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स, और 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन, वाटर कूलिंग सिस्टम, ये सब आप कहाँ पर स्टडी करते हैं, दैट इज इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो ऐसा जो आपका एग्रीकल्चर या फिर उसका अलाइड ब्रांच नहीं है तो दैट इज योर होम साइंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा होम साइंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब अगर आपका जो प्लांट, हमने बेसिकली जो प्लांट न्यूट्रिशन का कंसेप्ट था उसमें वो डिफरेंशिएशन था, उसे हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट इज योर, आपने बताना है, यहाँ पर डिफिशियंसी का भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो हम इसको भी पूरा स्टडी कर लेते हैं भाई। तो इसके लिए इससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है, ओके। सो बेसिकली जो आपका न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी होता है प्लांट में, ठीक है, तो वो किस कॉन्सेप्ट में होता है, तो जो पहले हम
मोबिलिटी को देखेंगे, फिर उसके हिसाब से आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो प्लांट में जो मोबिलिटी होती है ना, वो मोबिलिटी इस ऑर्डर में होती है कि प्लांट में न्यूट्रिएंट जो है वो ट्रांसलोकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मींस अगर यहाँ पर सरप्लस कंडीशन है और यहाँ पर जो लीफ है वहां उसकी क्या है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो नाइट्रोजन यहाँ से यहाँ को ट्रांसलोकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो यहाँ को ट्रांसलोकेट हो जाता है तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, दैट इज नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी। इसीलिए जो आपके क्या होते हैं मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं प्लांट में, उनकी आपको डेफिशिएंसी कहां पर देखने को मिलती है, दैट इज इन लोअर लीव्स, ओके। तो ये होते हैं आपके NPK MgMO, ओके। अब नाइट्रोजन की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म क्लोरोसिस की अगर आप बात करेंगे तो दैट इज सीन इन केस ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, और वो भी अगर आप लोअर लीव्स में देखेंगे और यूनिफॉर्म क्लोरोसिस आपको देखने को मिलेगी तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से देखने को मिलेगी। एक और क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, दैट वाज आस्क्ड इन नाबार्ड 2022 एग्जाम की पर्पल पिगमेंटेशन आपको किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको कलर से दिख रहा है, तो दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस, ठीक है। तो फास्फोरस की डेफिशिएंसी से आपको क्या देखने को मिलती है, पर्पल पिगमेंटेशन देखने को मिलती है। अगर आप बात करेंगे पोटेशियम की, तो इसमें मार्जिनल बर्निंग या आप बोल सकते हैं कि मार्जिनल स्कॉर्चिंग देखने को मिलती है पोटेशियम की डेफिशिएंसी से। जो मार्जिन होंगे वो आपको ऐसे लगेंगे कि बर्निंग अपीयरेंस आपको नजर आएगी पोटेशियम में, ओके। अब अगर बात करेंगे आप मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम में आपको देखने को मिलती है इंटरवेनल क्लोरोसिस। इंटरवेनल क्लोरोसिस मतलब क्या होता है कि वेन्स के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगी, वो येलोइंग ऑब्जर्व करेंगे आप इन केस ऑफ मैग्नीशियम, ओके। मॉलिब्डेनम में आपको डेड स्पॉट्स की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो अगर आपको डेड स्पॉट नजर आते हैं तो दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिब्डेनम। जिंक की जो डेफिशिएंसी होती है, आपके लिए एक एडिशनल क्वेश्चन, वो न्यूट्रिएंट एलिमेंट जिसकी डेफिशिएंसी आपको लोअर और हायर दोनों लीफ में मिलती है, तो दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, ठीक है। जिंक की डेफिशिएंसी आपको दोनों लीफ पे देखने को मिलती है, ओके। अब अगर आप बात करेंगे इमोबाइल एलिमेंट्स की, तो उसकी डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है टिप पे, ओके। तो टिप पे अगर आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी टर्मिनल बर्ड्स पे, तो दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड बोरोन, ओके। लोअर लीव्स पे आपको NPK MgMO की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, कैल्शियम बोरोन की डेफिशिएंसी आपको टिप पे देखने को मिलती है। तो बाकी जो आपके न्यूट्रिएंट बच जाते हैं तो इनकी डेफिशिएंसी आपको अपर लीव पे देखने को मिलती है, ओके। अब हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। तो ग्रोथ रिटार्डेशन एंड येलोइंग इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। मैग्नीशियम में मैंने क्या बताया आपको, इंटरवेनल क्लोरोसिस। फास्फोरस की डेफिशिएंसी से आपको देखने को मिलेगी पर्पल पिगमेंटेशन। कैल्शियम से क्या होगा, टिप में अगर आपको देखने को मिल रही है डेफिशिएंसी, तो दैट इज ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। पोटेशियम से मार्जिनल बर्निंग। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दैट वाज आल्सो आस्क्ड इन नाबार्ड 2022 एग्जाम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था, तो बेसिकली इसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया था एंड आपको पहचानना था कि इसमें से कौन सा एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है सो एज टू मीट द सोसाइटीज प्रेजेंट फूड, ओके। अपनी प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो एग्रीकल्चर परफॉर्म की जाती है, तो उस एग्रीकल्चर को आप क्या कहेंगे। तो अगर आपको बेसिक थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी नॉलेज है तो आप इसे इजीली गेस कर लेंगे, दैट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ओके। सो बेसिकली जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है, मतलब सस्टेन करने के लिए जो एग्रीकल्चर परफॉर्म की जाती है, दैट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ओके। आगे ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब शिफ्ट करना, लाइक योर व्हाट, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आप बोल सकते हैं जो आपका झूम कल्टीवेशन होता है, लैंड रोटेशन आप जिसे कहते हैं, तो दैट कम्स अंडर योर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जहां पर आप लैंड को रोटेट करते हैं। एक होता है क्रॉप रोटेशन, एक होता है लैंड रोटेशन। लैंड रोटेशन में आप लैंड को रोटेट करते हैं, क्रॉप रोटेशन में आप क्रॉप को रोटेट करते हैं, ठीक है। तो लैंड में आपने कुछ टाइम पे अपनी एग्रीकल्चर परफॉर्म की, फिर आप उस लैंड को छोड़ देते हैं, जिसको आप स्लैश एंड बर्न मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट इज योर नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग और पर्माकल्चर एक ही होता है, ठीक है, इसी का अदर नेम है। नेचुरल फार्मिंग में आप क्या करते हैं ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ओके। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट वाज आस्क्ड फ्रॉम योर फॉरेस्ट्री, ओके। सो आपसे पूछा गया था बोटानिकल नेम ऑफ टीक। अब जो बेसिकली बच्चे हैं जिनका प्योर एग्रीकल्चर नहीं है उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, पर अगर जिनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है तो
वो इसे इजीली गेस कर सकते हैं, ठीक है। टीक का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है टेक्टोना ग्रैंडिस, ओके। सो बेसिकली जो टीक का साइंटिफिक नेम हो गया वो हो गया टेक्टोना ग्रैंडिस। आइए मैं आपको ऑप्शंस भी बता देती हूँ, अगर इस बार आपसे क्या पता साल का पूछ लिया जाए, तो साल का होता है दैट इज शौर्या रोबस्टा, ओके। नेक्स्ट इज रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, ठीक है, तो ये बेसिकली होना चाहिए था आर्बोरियम। तो ये होता है आपका बुरांस। बुरांस इज द स्टेट फ्लावर ऑफ स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड स्टेट, ठीक है। तो उत्तराखंड का स्टेट ट्री भी है बुरांस। जो आपका जो इसका फ्लावर होता है वो फ्लावर जूसेस स्क्वैश बनाने के लिए यूज किया जाता है। टर्मिनेलिया अर्जुना, ये होता है आपका अर्जुन ट्री। तो आपने बताना है कि अर्जुन ट्री का जो यूटिलाइजेशन होता है वो एंटोमोलॉजी के कौन से कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रिसिनस कॉमनस, जो होता है आपका कैस्टर, जिसमें आपका एरी सिल्कवॉर्म हम क्या करते हैं, रेयर करते हैं, ठीक है। तो हमने आपको 5 क्वेश्चन बता दिए एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज एग्रोफॉरेस्ट सिस्टम इन विच लॉन्ग फॉडर क्रॉप्स, ठीक है। अब तो इसमें तो कुछ नहीं है, आपने बस क्वेश्चन को पकड़ना है, ठीक है, टर्म्स को पकड़ना है, आप इजीली आंसर गेस कर लेंगे। एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम इन विच लॉन्ग फॉडर क्रॉप, फॉडर क्रॉप आपको क्या पता क्या होती है, दैट आर पास्चर क्रॉप्स भी आप उसको बोलते हैं। तो पास्चर में आपको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, दैट इज पेस्टोरल, ओके। आर ग्रोन विद द ट्रीज, ट्रीज मीन्स आपका क्या आएगा, सिल्वी कल्चर, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सिल्वी पेस्टोरल, ओके। सो आपने टर्म्स को पकड़ना है, आप इजीली ऑप्शन गेस कर लेंगे, ओके। टोंगिया होता है बेसिकली आपका हिल कल्टीवेशन। तो इसमें जो आपका ट्री है उसको प्रमोट करने के लिए हिल में इसको इसेंशियली क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, ठीक है। हॉर्टी सिल्वी की अगर आप बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर प्लस सिल्वीकल्चर क्रॉप्स, मतलब ट्री क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, तो दैट इज हॉर्टी सिल्वी, ओके। शिफ्टिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज लैंड रोटेशन, झूम कल्टीवेशन, ठीक है। तो दैट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। एक्वा फॉरेस्ट्री मतलब एक्वाकल्चर के साथ अगर आप फॉरेस्ट्री परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट इज फ्रॉम एक्सटेंशन। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एंड दैट वाज आपको ये क्या था, इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनल NARS एम्स टू असेसमेंट ऑफ लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो आपने ये इनमें से आइडेंटिफाई करना था कि ये क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है कि जो आत्मा होती है ना, वो एक होती है रजिस्टर्ड सोसाइटी, जो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। सो बेसिकली आत्मा होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। KVK जिसको आप फार्म साइंस सेंटर भी बोलते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र भी बोलते हैं, करंटली जो आपकी कंट्री में कितने हैं, 731 है अकॉर्डिंग टू ICR, ओके। तो KVK इसका करेक्ट आंसर है। एटिक जो जिसे बोलते हैं आप एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, जो क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। पैक्स होती है आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो क्या करती है, क्रेडिट प्रोवाइड करती है फार्मर को, ओके। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा KVK, जिसमें क्या होता है आपका KVK एक्सपर्ट होता है। तो वो जो KVK एक्सपर्ट होता है वो फार्मर से डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए KVK की एस्टेब्लिशमेंट भी की गई थी, ताकि आप क्या कर सके, ग्रास रूट पे फार्मर को हेल्प कर सके। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन। अब जैसा ही प्यार AFO को किससे है, यूरिया से है, सेम प्यार नाबार्ड को किससे है, ब्लैक सॉइल से है। तो ब्लैक सॉइल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि कुछ जो क्वेश्चन है, कई बार वो क्या पूछ लेता है कि कौन सी क्रॉप ग्रो करते हैं ब्लैक सॉइल में, कौन सा ऑर्डर है ब्लैक सॉइल का, ठीक है, या फिर आपकी सेंटर में कौन सी जो सॉइल है वो प्रिविलेंट सॉइल है। तो ऐसा आपसे बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं किससे पूछ लेते हैं, ब्लैक सॉइल से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन, ओके। सो कॉटन के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट है, दैट इज ब्लैक सॉइल, ओके। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ब्लैक कॉटन सॉइल आप क्या बोलते हैं, इसका नाम ही है ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसको आप रेगुड सॉइल भी बोलते हैं, जो क्या है कॉटन के ग्रोथ के लिए बेस्ट सॉइल है। एंड जो इसका सॉइल ऑर्डर है दैट इज वर्टिसॉल, ठीक है। तो वर्टिसॉल सॉइल ऑर्डर है। किस सॉइल में क्रैकिंग प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है ब्लैक सॉइल में क्रैकिंग प्रॉपर्टी होती है। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी किसमें होती है, सो दैट इज आल्सो फाउंड इन योर ब्लैक सॉइल, ओके। और इंडिया में जो मोस्ट प्रिविलेंट सॉइल टाइप है तो दैट इज अलुवियल सॉइल, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अप्रोक्सीमेटली 45 या 46% जो सॉइल है वो कौन सी है, तो दैट इज योर अलुवियल सॉइल।
अब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो दैट इज योर फ्री मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आप हमारी साइट को विजिट कर सकते हैं एंड अवेल कर सकते हैं फ्री मॉक टेस्ट जो आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आप इन्हें जरूर अटेम्प्ट करिएगा और अपना स्कोर डिटेक्ट करिए कि कितना आपका स्कोर आ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिए, जो मैंने आपसे पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड।